हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1996 में रिलीज़ हुई एक स्कॉटिश फिल्म ट्रेन स्पॉटिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी 1996 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और इसने 23 दूसरे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इस मूवी की स्टोरी ड्रग्स के नशे में धुत रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है और समझाने वालों को समझा देती है कि ड्रग्स से दूरी बनाना ही बेहतर है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी साल 1995 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में रेंटन से शुरू होती है, जो कि अभी 25 साल का है और अपने माँ बाप के साथ रहता है। रेंटन एक हेरोइन एडिक्ट है और दिन भर नशे में ही धुत रहता है। मूवी के अगले सीन में हमें रेंटन के 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें सिक बॉय, बेगबी, स्पड और टॉमी होते हैं। रेंटन के इन 4 दोस्तों में सिक बॉय और स्पड उसी की तरह दिन भर ड्रग्स लेते रहते हैं, पर बेगबी और टॉमी ऐसा नहीं करते हैं और नशे से दूर रहते हैं। बेगबी ड्रग्स की जगह सिर्फ शराब पीता है और टॉमी एक फुटबॉलर है जो कि किसी भी नशे से हमेशा दूर रहता है। मूवी का अगला सीन एक ड्रग डीलर स्वानी के अड्डे का दिखाया जाता है, जहां रेंटन के दोस्तों के साथ हम एक एलिसन नाम की यंग लड़की को भी देखते हैं, जो कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ यहां आई है और इन सब के साथ मिलकर नशा करती है। दूसरी तरफ स्वानी के अड्डे पर रेंटन का नशा उतरने के बाद जब वो अपने घर पर आता है, तब उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुने, क्योंकि उनसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती है। उनकी ये बातें रेंटन पर थोड़ा असर दिखाती हैं और वो अगले दिन ही स्वानी के अड्डे पर जाकर उसको बोलता है कि वो अब हमेशा नशे से दूर रहने वाला है। इस बात पर स्वानी उस पर हंसता है, क्योंकि रेंटन उसका बहुत पुराना कस्टमर है और उसे यकीन है कि वो वापस ज़रूर आएगा। रेंटन अपने आप को नशे से बचाने के लिए खुद को अपने फ्लैट में लॉक कर लेता है। वो अपने दरवाजे पर अंदर लकड़ियां ठोक देता है ताकि उसे नशे की तड़प होने पर भी वो बाहर ना जा सके। इतना ही नहीं, वो अपने रूम के अंदर खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ टीवी का भी इंतज़ाम करता है ताकि उसे किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े। रेंटन हर चीज़ का इंतज़ाम करने के बाद एंग्जाइटी पिल्स खाता है, पर अब उसे लगने लगता है कि एंग्जाइटी पिल्स का असर होने से पहले उसे एक बार फिर से ड्रग लेना पड़ेगा। तो वह दरवाजे पर लगी लकड़ियों को तोड़कर बाहर जाता है और एक ड्रग डीलर माइकी फॉरेस्टर से मिलता है। माइकी रेंटन को 2 नशे की दवाइयाँ देता है और रेंटन इन्हें खा भी लेता है, पर अब रेंटन का सारा खेल खराब हो गया था, क्योंकि उसकी पहले खाई एंग्जाइटी पिल्स ने अभी काम करना शुरू नहीं किया था। रेंटन का पेट बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाता है और उसे एक बार के अंदर काफ़ी गंदे टॉयलेट में जाकर फ्रेश होना पड़ता है। रेंटन को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है और अब वो ठान लेता है कि वो नशे को छोड़ कर ही रहेगा, और इसमें सिक बॉय भी उसका साथ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नशा छोड़ने के लिए सोच रहा था। ये दोनों मिलकर काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और नशा छोड़ने के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों स्पड को भी कन्विंस करते हैं कि वो भी हीरोइन के नशे को छोड़ दे। स्पड को आज ही अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होता है और इनके समझाने पर वो हीरोइन का नशा ना लेकर एक इनका दिया हुआ ड्रग ले लेता है। ये ड्रग स्पड पर सही से रिएक्ट नहीं करता है और वो जाकर अपने इंटरव्यू में हाइपर एक्टिव हो जाता है और वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे उसका इस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद शाम में ये सारे दोस्त एक क्लब में बैठे होते हैं और यहाँ बेगबी दारू पीने के बाद अपना कांच का गिलास नीचे फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे नीचे एक लड़की का सर फूट जाता है। बेगबी को हमेशा दारू पीने के बाद झगड़ा करना होता है और यहाँ से भागने की बजाय वो नीचे जाकर उन लोगों से लड़ पड़ता है, जिसमें थोड़ी देर के बाद बार में नीचे एक लड़ाई छिड़ जाती है और ये सब आपस में लड़ने लगते हैं। पर इस पूरी लड़ाई में रेंटन और बेगबी के दोस्त बीच में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके लिए कुछ भी नया नहीं था। इसके कुछ दिन बाद रेंटन टॉमी के घर पर फुटबॉल मैच की डीवीडी लेने जाता है और डीवीडी निकालते वक्त उसकी नज़र वहाँ रखे टॉमी की एक पर्सनल डीवीडी पर पड़ जाती है, जिसमें टॉमी प्लस लिजी वॉल्यूम 1 लिखा होता है। रेंटन यहाँ टॉमी को बिना बताए फुटबॉल मैच की डीवीडी के साथ उसकी ये रिकॉर्डेड वीडियो भी ले जाता है और कुछ घंटों बाद सेक बॉय के साथ बैठकर इस डीवीडी को प्ले करता है, जिसमें टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड सेक्स कर रहे होते हैं। रेंटन को ये देखकर फील होता है कि उसने नशे के चक्कर में अपनी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर दिया है और उसकी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। रेंटन इसके बाद ही अपने दोस्तों के साथ क्लब्स एक्सप्लोर करने लगता है, पर ज़्यादातर लड़कियां वहाँ पर सिंगल नहीं थी और उसको चांस भी नहीं मिल पाता था। पर कुछ टाइम बाद ही रेंटन को क्लब में एक डायन नाम की लड़की मिलती है और रेंटन की उससे बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातचीत के बाद ही ये रेंटन सीधा उसके घर पर चला जाता है, जहाँ ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठने पर रेंटन डायन को उसके मॉम डैड के साथ बैठा देखता है, पर डायन को स्कूल ड्रेस में देखकर उसे काफ़ी शौक लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक 15 साल की अंडर एज लड़की के साथ सेक्स किया है। इसके बाद डायन स्कूल के लिए निकल जाती है और रेंटन भी उसके साथ स्कूल तक उसको छोड़ने जाता है। रेंटन डायन से कहता है कि कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए और आज के बाद वो उससे नहीं मिलने वाला है। लेकिन डायन काफ़ी चालाक थी और वो रेंटन से कहती है कि अगर तुमने मुझसे अभी ब्रेकअप किया तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रेप का केस कर दूंगी और तुम जेल चले जाओगे। और चाहते ना चाहते हुए भी रेंटन अब उससे ब्रेकअप नहीं कर पाता है।
अब दूसरी तरफ हम टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड लिजी को देखते हैं, जिनके बीच उनकी पर्सनल डीवीडी के गायब हो जाने पर काफ़ी झगड़ा हो रहा होता है और लिजी टॉमी को जिम्मेदार ठहराते हुए उससे ब्रेकअप कर लेती है। अपने ब्रेकअप से टॉमी काफ़ी मायूस होता है और ब्रेकअप के बाद टॉमी रेंटन, स्पड और सिक बॉय को लेकर एक ट्रैकिंग ट्रिप पर जाता है, पर इन तीनों को इस ट्रैकिंग ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है और ये लोग आगे चलने से मना कर देते हैं और टॉमी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। ट्रिप से वापस लौटने के बाद इन तीनों को ही नशे की तलब लगने लगती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन लोगों ने नशा नहीं किया था और ये सीधा स्वानी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां एलिसन भी पहले से मौजूद होती है और ये सब वहां फिर से ड्रग्स लेते हैं। ये लोग तो ड्रग्स ले ही रहे थे और एक दिन टॉमी भी काफ़ी डिप्रेस्ड होकर हीरोइन का नशा करने की सोचता है, क्योंकि लिजी को छोड़ जाने का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। टॉमी स्वानी के अड्डे पर आकर रेंटन से मिलता है और उसको पैसे देते हुए ड्रग्स लेने के लिए कहता है। रेंटन पैसे देखते ही उसको भी ड्रग्स के नशे में डुबा देता है, क्योंकि आजकल उसकी हालत भी काफ़ी टाइट है और अब उसके कुछ दिनों का नशा करने का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। रेंटन, टॉमी और उसके पूरे ग्रुप के नशे का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अब इनके पास नशा करने के लिए जब पैसे नहीं बचते हैं तो ये लोग ओल्ड एज होम्स में बूढ़े लोगों की दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स चुरा कर बेचने लगते हैं ताकि ये नशा कर सकें। और एक टाइम बाद जब इनका इससे भी काम नहीं बनता है तो ये लोग बेग्बी को अप्रोच करते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं। बेग्बी वैसे ही दंदफंद वाला इंसान था और वो इनके साथ मिल जाता है और इसके बाद स्कॉटलैंड में होने वाले ईडनबर्ग फेस्टिवल में आए एक टूरिस्ट को बाथरूम में ले जाकर ये लोग उसे काफ़ी मारते पीटते हैं और उसे लूट लेते हैं। बेग्बी अपने हिस्से के पैसे अपने पास रखता है और इनको इनके हिस्से के पैसे दे देता है ताकि इनकी नशे की दुकान ऐसे ही चलती रहे। ये लोग इन पैसों के मिलने पर और भी ज़्यादा नशा करने लगते हैं, पर एक दिन एलिसन के बहुत ज़्यादा शोर मचाने पर इन सबकी नींद टूटती है और ये देखते हैं कि एलिसन की बेबी गर्ल, जो कि अभी सिर्फ 4 महीने की थी, एलिसन की लापरवाही में वो अपने क्रेडल पर ही मर चुकी है, क्योंकि पिछले 2-4 दिन में एलिसन ने उसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा था और वो सिर्फ नशा कर रही थी। एलिसन आज बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही होती है और उसके साथ इन चारों को भी इस छोटी सी बच्ची के मर जाने पर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। पर जैसा कि हर नशेबाज का दुख का सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो होता है और भी ज़्यादा नशा करना, ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये सबसे पहले एलिसन को हाई डोसेज का हीरोइन का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो अपने गम को भूल सके और फिर एक एक करके खुद भी नशा करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से ये लोग और भी ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गए थे और एक दिन जब रेंटन, सिक बॉय और स्पड एक दुकान से सामान चुरा कर भाग रहे होते हैं तो पुलिस इनके पीछे लग जाती है। इसमें सिक बॉय तो बचकर निकल जाता है, पर रेंटन और स्पड को पकड़ लिया जाता है। कोर्ट रेंटन को सज़ा नहीं देती है क्योंकि ये उसका कोर्ट में पहला मामला है और वो सिर्फ उसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए रेकमेंड करती है, जिसमें उसको ड्रग्स से दूर रहने के लिए मेथाडोन नाम का ड्रग लेना होगा, और कोर्ट स्पड को अगले 6 महीने की सज़ा सुनाती है। रेंटन अपने घर पर रहकर मेथाडोन नाम का ड्रग ले रहा होता है, पर हीरोइन की दोबारा तलब लगने पर उससे रहा नहीं जाता और वो अपने घर वालों को चकमा देकर सीधा स्वानी के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो बहुत ही हैवी अमाउंट में हीरोइन इंजेक्ट करता है। रेंटन हीरोइन लेने के बाद होश में नहीं था और स्वानी रेंटन की हालत देखकर एक टैक्सी बुलाता है और उस टैक्सी वाले से रेंटन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कहता है ताकि अगर रेंटन को कुछ होता है तो वो उसके एटलीस्ट अड्डे पर ना हो। टैक्सी वाला रेंटन को एक लावारिस की तरह हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला जाता है और रेंटन वहां बेहोश पड़ा रहता है, पर इसके कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल स्टाफ की उस पर नजर पड़ती है और वो लोग रेंटन को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाकर उसकी जान बचाते हैं। रेंटन की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके पेरेंट्स अब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसको उसके कमरे में हमेशा लॉक रखते हैं। उसको सिर्फ खाना पीना देने के लिए उसके कमरा खोलते हैं। रेंटन अंदर से काफ़ी चीखता चिल्लाता है, पर उसके पेरेंट्स उसका दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और वो अंदर ही तड़पता रहता है। रेंटन की हालत ख़राब होने लगी थी और उसको हेलुसिनेशंस आने लग गए थे, जिसमें उसको बेग्बी, टॉमी और एलिसन की मरी हुई बेटी दिखाई देने लगी थी। लगभग 2 हफ्ते तक रेंटन ऐसे ही तड़पता रहता है और इसके बाद उसकी हालत पहले से काफ़ी सही होने लगती है। रेंटन के सही होने पर उसके मॉम डैड उसका HIV टेस्ट कराते हैं, क्योंकि रेंटन काफ़ी लोगों से यूज़ करे हुए इंजेक्शंस यूज़ करता था और उसके मॉम डैड को लग रहा था कि वो HIV पॉजिटिव हो चुका है, पर रेंटन लकी साबित होता है और उसकी HIV रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इसके बाद एक दिन रेंटन टॉमी से मिलने उसके घर पर जाता है, जहां वो टॉमी को काफ़ी ख़राब कंडीशन में देखता है। टॉमी अब तक HIV पॉजिटिव होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा नशेबाज बन चुका था और उसने नशा करने के लिए अपने घर का सारा सामान तक बेच दिया था। टॉमी रेंटन से और ज़्यादा नशा करने के लिए पैसे मांगता है और रेंटन उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, पर वो अब भी टॉमी को ये नहीं बताता है कि वो DVD उसने चुराई थी। इसके कुछ टाइम बाद डायन रेंटन से मिलने उसके घर पर आती है और ये दोनों आज फिर से फिजिकल हो जाते हैं। डायन रेंटन को समझाती है कि अब अगर वो नशे की दुनिया से बाहर आ गया है तो उसे लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए, और डायन के समझाने पर रेंटन ईडनबर्ग से लंदन शिफ्ट हो जाता है, जहां उसे एक रियल एस्टेट कंपनी में एजेंट की जॉब मिल जाती है।
ये जॉब पाकर रेंटन काफ़ी खुश होता है क्योंकि इसमें उसको अच्छी सैलरी तो मिल ही रही थी और साथ ही साथ वो नशे से भी दूर हो गया था। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और एक दिन बेग्बी एक लूट करने के बाद पुलिस से बचते हुए उसके घर पर आ जाता है और वहीं रुक जाता है। पहले तो रेंटन को लगा था कि वो कुछ दिन में चला जाएगा, पर बेग्बी जाने का नाम ही नहीं लेता है और अपना पूरा खर्चा रेंटन से उठवाकर वहीं रहने लगता है। रेंटन के लिए ये मुसीबत और बढ़ने वाली थी क्योंकि इसके कुछ टाइम बाद ही सिक बॉय भी उसके फ्लैट पर आ जाता है क्योंकि लंदन में रहकर उसको ड्रग्स का काम करना है। और अब इस तरह से बेग्बी और सिक बॉय दोनों ही रेंटन के पैसों पर उसके घर पर पड़े रहते हैं और रेंटन इनका खर्चा उठाते उठाते फाइनेंशियली वीक होने लग गया था। रेंटन इससे पहले कि स्ट्रिक्ट होकर इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता, उसको टॉमी के मरने की न्यूज़ मिलती है, जिसके बाद ये तीनों ट्रेन पकड़कर लंदन से ईडनबर्ग में टॉमी के फ्यूनरल में पहुँच जाते हैं। टॉमी के फ्यूनरल के बाद ये तीनों स्पड से मिलते हैं जो कि अब तक जेल से छूट गया था। सिक बॉय यहाँ रेंटन को एक ड्रग डील के बारे में बताता है जिसमें इनको लगभग 20,000 पाउंड्स मिल जाएंगे, पर इनको ड्रग्स खरीदने के लिए 4,000 पाउंड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें 2,000 पाउंड्स तो इनके पास पहले से हैं और बाकी के 2,000 पाउंड्स ये रेंटन से मांगते हैं। रेंटन इनसे बोलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर तभी बेग्बी कहता है कि मैंने तुम्हारा अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया था और उसमें 2,000 पाउंड्स अभी भी बचे हुए हैं। और अब जब सिक बॉय और बेग्बी मिलकर रेंटन पर प्रेशर बनाते हैं तो वो इन्हें 2,000 पाउंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रग्स खरीदने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करने का काम भी रेंटन को ही दिया जाता है और अब रेंटन पूरे 1 साल बाद दोबारा से ड्रग लेता है। रेंटन की क्वालिटी कंफर्मेशन के बाद ये सब दोबारा से लंदन पहुंचते हैं और वहां होटल रूम में एक बायर से मिलकर इस ड्रग का सौदा करते हैं। बायर इनके साथ लाए ड्रग की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करता है और सब कुछ ओके होने पर इन्हें पैसे देता है, पर ये सिर्फ 16,000 पाउंड्स होते हैं और वो इससे ऊपर कुछ भी देने को तैयार नहीं होता है। पहले तो ये लोग मना करना चाहते हैं, पर इनके लिए 16,000 पाउंड्स भी बड़ा अमाउंट था, तो ये लोग पैसे लेकर ड्रग दे देते हैं। इसके बाद ये चारों एक पब में इस डील को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं क्योंकि अब हर इंसान के हिस्से में 4,000 पाउंड्स आ जाएंगे। बेग्बी पब में बियर लेने के लिए काउंटर पर जाता है और सिक बॉय बैठे बैठे रेंटन और स्पड से कहता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो ये सारे पैसे लेकर अकेला यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनकर रेंटन का दिमाग सटक जाता है और इसके बाद जब सिक बॉय वॉशरूम के लिए जाता है तो रेंटन स्पड से कहता है कि क्या वो अभी उसके साथ ये सारे पैसे लेकर भागने के लिए तैयार है, जिस पर स्पड साफ मना कर देता है। इतने में ही बियर लाते वक्त बेग्बी का वहाँ एक इंसान से झगड़ा हो जाता है और हमेशा की तरह उसकी वहाँ पर फाइट होने लगती है। स्पड जाकर बेग्बी को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें बेग्बी के हाथ में पकड़े चाकू से उसका हाथ कट जाता है और उसे चोट आ जाती है। स्पड हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, पर बेग्बी उस पर चिल्लाता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और वहाँ रोले से सिगरेट जलाकर रेंटन के मुंह पर धुआं छोड़ता है। रेंटन पहले से ही बेग्बी और सिक बॉय से परेशान था और आज उनकी ये हरकतें देखकर उसका और भी ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। इसके बाद होटल रूम में जब रात में सब सो रहे होते हैं तब रेंटन चुपके से उठता है और बेग्बी से वो बैग अपने पास ले लेता है जिसे बेग्बी अपने सीने से चिपकाकर सो रहा था। रेंटन पैसे से भरा ये बैग लेकर जाने लगता है और तभी स्पड की नींद खुल जाती है। रेंटन उससे इशारों इशारों में पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन स्पड मना कर देता है और रेंटन को अकेले जाने देता है। इसकी अगली सुबह रेंटन और बैग के गायब होने पर बेग्बी गुस्से से पागल हो जाता है और उसके गुस्से से डरकर सिक बॉय और स्पड दोनों ही रूम के बाहर आ जाते हैं। बेग्बी अंदर रूम में सारा सामान उठा कर तोड़ फोड़ रहा होता है और होटल वाले इस बात पर पुलिस को बुला लेते हैं। इसके आने पर सिक बॉय और स्पड वहां से भाग जाते हैं और बेग्बी को पुलिस वाले पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम रेंटन को देखते हैं जो कि पैसों से भरा बैग पाकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो अब अपनी आगे की ज़िंदगी ड्रग फ्री और टेंशन फ्री जी पाएगा। लेकिन रेंटन को स्पड के बारे में सोचकर बुरा लगता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और उसने अभी तक किसी दूसरे या उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वो शहर छोड़ने से पहले स्पड के हिस्से के 4,000 पाउंड्स उसके लॉकर में रख देता है, जिसे कुछ टाइम बाद स्पड अपने लॉकर में देखता है। स्पड इन पैसों को देखकर काफ़ी हैरान और खुश होता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इस मूवी के कंक्लूजन की बात करें तो ये मूवी ड्रग यूसेज और 4 दोस्तों पर बनी एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी है जो ये बताती है कि ड्रग्स लेना और उसके इफेक्ट से हमारी ज़िंदगी पर बुरा ही असर पड़ता है, जिसमें हम अपनों के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इस फिल्म में इंसान की सेल्फिशनेस को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि इंसान अपनी चीज़ों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, फिर चाहे सामने वाले पर इसका कुछ भी असर क्यों ना पड़े। रेंटन चाहता तो टॉमी को ये बता सकता था कि वो डीवीडी उसने चुराई थी और शायद टॉमी अपने गिल्ड से बाहर आकर नशा छोड़ देता और शायद उसकी जान बच जाती। और रही बात बेग्बी और स्पड की, जो कि रेंटन ने उनके साथ लास्ट में किया, हो सकता है कि रेंटन से पहले अगर उन्हें मौका मिलता तो वो भी यही करते। नशा नो डाउट एक खराब चीज़ मानी गई है जिसका हमारे माइंड और बॉडी पर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। बहुत लोग जो कि नशे की मॉडरेशन की पैरवी करते हैं कि इस अमाउंट पर नशा लेना ठीक है, इसमें नहीं ठीक है, तो ये मॉडरेशन क्या है इसे आज तक कोई बता नहीं पाया है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।